नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड बीपीएसई 145 के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे, जो कि क्वेश्चन पेपर ये जून 2022 का होगा। इससे पहले दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर की हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया था। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। इसके अलावा हर चैप्टर की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे अच्छे से उसको पढ़ो और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से हो जाएं। तो एग्जाम के लिए गुड लक और शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के क्वेश्चन। पेपर दो पार्ट में होगा, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। किसी भी यूनिट से आप दो क्वेश्चन करोगे, किसी यूनिट से तीन क्वेश्चन करोगे। 400 वर्ड्स में आपको करने हैं, यानी कि लगभग 4 पेज आपको आंसर में भरने हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो 4 पेज भरने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हेडिंग टू पॉइंट करते हो तो 3 पेज में भी आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और आगे पेपर जो है वो हिंदी मीडियम में होगा, जिसकी चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत का विकास 19वीं सेंचुरी की पूर्वार्ध में कैसे हुआ, इसका वर्णन कीजिए। तो यानी कि औपनिवेशिक शासन काल में उत्तर पूर्व के क्षेत्र पर क्या क्या ध्यान दिया गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप जब बताओगे तो औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों का म्यांमार यानी कि उस समय बर्मा से युद्ध हुआ, और बर्मा से युद्ध होने के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया। हालांकि अंग्रेज जो थे वो इस क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो इस क्षेत्र को डेवलप करना चाहते थे। अंग्रेज तो इस क्षेत्र का विकास इसलिए करना चाहते थे, क्यों? ताकि वो इस क्षेत्र के जो बंजर भूमि है उसका यूज़ भी कृषि के लिए कर सके। इतना ही नहीं, यहाँ के जो वन हैं उनके संसाधनों का भी यूज़ कर सकें। यहाँ पर जो अन्य नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी वो यूज़ कर सकें। लेकिन अंग्रेजों को ये ज़्यादा आसानी नहीं हुई इन सब चीज़ों करने के लिए, क्योंकि यहाँ की जनता ने इनका बड़े पैमाने पर क्या करा, विरोध किया। तो 19वीं सेंचुरी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप ब्रिटिश शासनकाल के दौरान नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या किया गया उसके बारे में बताओगे। चैप्टर नंबर 1 में इस चीज़ के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है भाई। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 में भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 3 क्षेत्र की जो आर्थिक रूपरेखा है उससे भी थोड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। उसका रीज़न ये है कि ये पूरा की पूरी जो किताब है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्ट है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे एक स्टोरी के रूप में बताई गई है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो भारतीय संविधान में इसके लिए क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो है और चैप्टर नंबर जो 5 है, इन दोनों से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। जहां चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संविधान सभा में बहस, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले तो आप भारतीय संविधान के बारे में बताओगे कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो भारतीय संविधान सभा में ये ध्यान रखा गया कि क्षेत्र की हर एक इकाइयों के लोग यहाँ पर शामिल हों। फिर आप बताओगे कि नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए कौन कौन लोग थे, उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे, और किन लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए योगदान दिया। फिर आप बहिष्कृत क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इन सब के बारे में बताओगे, और संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में बताओगे, जिसकी चर्चा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में की गई है। वहां से आप पूरा आंसर देख सकते हो इसका। उत्तर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। चैप्टर नंबर 3 में आपको इसका आंसर बहुत ही इजी वे में मिल जाएगा, जहां आपको यह पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो है टूरिज्म पर आधारित है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं तो ऐसे में वहाँ पर कृषि संभव नहीं है। मैदानी इलाकों में कृषि होती है लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था डावाडोल रहती है। ऐसे में यहाँ के लोग पूरी तरीके से टूरिज्म पर निर्भर हैं, पर्यटन पर निर्भर हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें हो जाएंगी। तो देखो, शुरुआत के अगर आप 2 यूनिट कर लेते हो ना बहुत ढंग से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन 7 चैप्टरों से आपके 3 क्वेश्चन हमेशा पेपर में फंसेंगे ही, और मैंने ये सारे चैप्टर आपके अपलोड कर रखे हैं। अब देखो, चौथा क्वेश्चन टिप्पणी का होगा, जिसमें आप क्राउन कॉलोनी और स्वायत्त जिला परिषदों के बारे में बताओगे, जिसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 6 से पता चलेगा। लेकिन टिप्पणी करने से बचना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चनों के आंसर करने से ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में छात्र आंदोलन के महत्व की चर्चा कीजिए। चैप्टर नंबर 11 से आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में जो छात्र हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। इनके अपने अपने संगठन हैं, हर राज्य में अलग अलग संगठन हैं, और हर राज्य में कहीं ना कहीं छात्रों ने यहाँ के राजनीतिक विकास में एक बड़ा योगदान दिया है। हालांकि ये छात्र हमेशा राजनीति से अलग रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि प्रवासियों के मुद्दे को लेकर आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो छात्र आंदोलन वाला चैप्टर 11वां है, जिसमें आप विस्तृत रूप से इसके बारे में देखोगे। राजनीति और दलीय व्यवस्था के बारे में बताओ। तो मैंने दिसंबर 2022 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है, और चैप्टर नंबर 10 आप इसके लिए पढ़ सकते हो। उत्तर पूर्व में जो महिला आंदोलन है इनके मुद्दे बताओ। तो चैप्टर नंबर 12 में आप पढ़ोगे। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन देख के चेपने लग जाएंगे, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब गलत है। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का जो महिला आंदोलन है वो अन्य क्षेत्रों के आंदोलनों से अलग है।
नॉर्थ ईस्ट में महिला आंदोलन पर्यावरण के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, विकास के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। ये सेना के विरोध में प्रदर्शन करती हैं यहाँ की महिलाएं, इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए बात करती हैं यहाँ की महिलाएं। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं इसलिए आंदोलन करती है कि 33% इन्हें भी पॉलिटिक्स में भागीदारी मिल सके। तो यहाँ पर सती प्रथा बाल विवाह मत लपेटने लग जाना, कहीं महिला आंदोलन देखते ही लपेटने लग जाओ। तो इसके लिए आप चैप्टर पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 13। ठीक है भाई, तो 3 क्वेश्चन पहली यूनिट से और 2 क्वेश्चन बाद वाली यूनिट से बहुत ईजी वे में हो जाएंगे। ऑल बोडो छात्र संघ अगर बात करोगे तो ये छात्र जो है संघ है, ये असम में एक्टिव है और ये अलग बोडो जनजाति के लिए अलग राज्य की डिमांड करता है, बोडोलैंड की। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी की चर्चा आप कर सकते हैं। तो एनआरसी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है भाई, और लेकिन जो है टिप्पणी में करोगे तो आपको इसमें 200 वर्ड्स लिखने हैं। तो सारे के सारे मैंने चैप्टर जो है पूरी तरीके से अपलोड कर रखे हैं। एनआरसी वाला जो मुद्दा है वो आपको चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा, जिसका नाम है प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता। तो दोनों क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, अगर कोई लाइव क्लास होनी होगी तो हम वहाँ पर पहले से इन्फॉर्म कर देंगे आपको, ताकि आप सब लोग एक साथ हमसे जुड़ सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ। आशा है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा।